हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड प्रेप। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ मोशन। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फिज़िक्स में आपका, ये साइंस में, क्योंकि मोशन जो है ना बच्चों, ये जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, मोशन यानी कि जो हम डेली कर रहे हैं, क्या मूवमेंट, जो भी हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है हमारा मोशन के अंदर एक्टिविटी। और इसी को हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, पूरा चैप्टर आपको ध्यान से देखना है, आपके पूरे डाउट यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। अब देखिए मोशन एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। देखिए क्या होता क्या है, जब आप कहीं, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जाते हैं, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको जाना है, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली पोजीशन तो आपकी चेंज होगी ही होगी। यानी कि आप एक पॉइंट ए से इस पॉइंट बी पर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी पोजीशन चेंज होगी ना। अगर मैं आपसे कहूँ आपको अपने घर से और मार्केट जाना है, तो आप क्या करेंगे, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाएंगे। जैसे आप पोजीशन चेंज करेंगे, डेफिनेटली उस टाइम मान लीजिए आपकी घड़ी में 12 o'clock हो रहा है, जैसे ही आपको अपने घर से मार्केट जाना और अपने घर से निकलेंगे, पैदल पैदल जाइए चाहे आप अपने व्हीकल से जाइए, तो डेफिनेटली टाइम भी चेंज होगा, है ना। टाइम क्या होगा, 12:02, 12:04, 12:05, ऐसे टाइम भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होता जाएगा। तो मोशन क्या है, पोजीशन, जो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप, मैं, हमारा व्हीकल जिसके साथ हम जा रहे हैं, वो सब क्या है, वो हमारा है एक ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के साथ हम जैसे जैसे टाइम के साथ, हम ऑब्जेक्ट के साथ जैसे जैसे पोजीशन चेंज करते हैं, और डेफिनेटली टाइम भी चेंज होता जाता है। टाइम एक जगह एक जैसा तो नहीं रहता है, टाइम यानी कि कांस्टेंट नहीं हो सकता है हम कांस्टेंट हो जाएं, यानी कि हम एक जगह खड़े होकर सब्जी खरीदने लगे या कोई ग्रॉसरी खरीदने लगे, लेकिन टाइम तो अपना काम करेगा ना, डेफिनेटली करेगा। तो टाइम अपना काम करता है, टाइम कंटिन्यूस चेंज होता जाता है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया था ना कि जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम मोशन जो पढ़ रहे हैं, वो हम अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम डेली चीजों से रिलेटिव करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद हो गया मोशन क्या होता है, मोशन की डेफिनेशन क्या होती है। मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। लेकिन अब हम जो मोशन करते हैं वो कैसा हो सकता है, अभी हम प्लेन में जाएंगे तो हम ऐसे उड़ कर जाएंगे, तो वो मोशन करने का तरीका अलग हो गया। अगर हम स्कूटी पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों, लीनियर मोशन के बारे में। लीनियर मोशन का मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ऐसे जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, है ना, ये होता है स्ट्रेट लाइन में, और इसी को हम लीनियर मोशन कहते हैं। तो हमें पढ़ना है सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में। अब हमारी फिजिक्स की ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो जो हमारी फिजिक्स की जो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है और मोशन के बारे में हमें जो बताती है, दैट इज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया, सब ब्रांचेस होती हैं इनकी, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। तो जो स्टैटिक होती है वो क्या बताती है हमें कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही है। स्टैटिक क्या बताती है, अगर ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पर है, यानी कि द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो सिर्फ रेस्ट की पोजीशन पर ही डील करती है, सिर्फ रेस्ट की पोजीशन को ही बताती है। अब जो काइनेमेटिक है, काइनेमेटिक्स में क्या होता है, हम बताते हैं कॉज ऑफ मोशन, मोशन कैसे होता है, यानी कि उसके अंदर हम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अब और तीसरी जो ब्रांच होती है डायनेमिक,
तो वो जो कॉज होता है वो फिर वो होता कैसे है, यानी कि जो एक्सक्लरेशन है ये सब जो लगता है, इस पे क्या लगाना पड़ता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है, तो ये सब के बारे में हम डायनेमिक में पढ़ते हैं। तो ये जो मोशन है, मोशन को हम मैकेनिक्स की ब्रांच से रिलेट करते हैं, और जो मैकेनिक्स है वो उसकी सब ब्रांचेज होती है, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। तो बच्चों हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी डायनेमिक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ स्टैटिक और काइनेमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है वो स्टैटिक और काइनेमेटिक के बारे में है। अब बात करते हैं रेस्ट की। तो रेस्ट क्या चीज़ होती है? देखिए, जो हम जो है ना, हम कभी भी रेस्ट पोजीशन पे होते ही नहीं हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं एक रेस्ट पोजीशन पे नहीं हूँ। हम हमेशा जो कंडीशन में होते हैं, यानी कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है वो हमेशा मोशन की कंडीशन में ही होता है, वो कभी भी रेस्ट की पोजीशन में होता ही नहीं है। आप ये सोचेंगे मैम ये कैसी बात कर दी, क्यों? क्योंकि ये तो मोशन की कंडीशन में हम मूव करते हैं, आप यहाँ मूव कर रही, देखो मैं मूव कर रही हूँ, तो ये तो मोशन हो गया ना, फिर ये कहाँ रेस्ट की कंडीशन हुई? तो देखिए, हम क्या करते हैं, रेस्ट और मोशन को समझने के लिए, रेस्ट का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर ही खड़ी रहूँ तो ये कंडीशन क्या हो गई मेरी नज़र में और आपकी नज़र में, ये रेस्ट है। आप रूम में सो रहे हैं एक बेड पे और आपके मम्मा पापा रूम के आसपास हैं, तो वो क्या कहेंगे कि ये रेस्ट की कंडीशन है। ओके, अब जब आप लेकिन अगर हम अर्थ के बाहर, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हम पूरे अर्थ के बाहर जाके ऊपर से देखें तो अर्थ पूरी ऐसे मूव करती रहती है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, सन के चारों तरफ मूव करती रहती है। अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ मूव करती रहती है। तो जब अर्थ मूव करती है तो चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम बैठे हैं, चाहे हम लेटे हैं, तब हम भी उसके साथ मूव करेंगे, क्योंकि अर्थ तो पूरे टाइम मूव करती रहती है। लेकिन जब हम अर्थ के पास, अर्थ के ऊपर जाकर, अर्थ के बाहर जाकर देखते हैं तब ऐसा होता है। तब जो छोड़िए, अर्थ के ऊपर तो हमें जाना नहीं है और ना हम जाने वाले हैं अभी, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जब हम अपने कमरे के पास, मान लीजिए ये सराउंडिंग है, यानी कि ये हमारा एक रूम है, रूम के पास एक चेयर रखी हुई है, चेयर पे आप बैठे हुए हैं, चेयर के बगल में आपकी मम्मा बैठी हुई हैं, उनके बगल में आपके डैडी बैठे हुए हैं। अगर आप उसको रूम को देखेंगे तो रूम का फ्लोर, रूम की वॉल्स, उसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ये रूम है, ठीक है। और इस रूम पे यहाँ पर चेयर रखी हुई है, यहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ मम्मा डैडी बैठे हुए हैं, तो ये वॉल है, रूम की छत है या फैन है, इन सब के रेफरेंस में, इन सब के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हैं तो आप क्या हैं, बैठे हुए हैं। आप 5 मिनट बाद आपके मम्मा पापा आपको देखेंगे तो भी आप बैठे हो, 10 मिनट बाद भी देखेंगे तो भी आप बैठे हो। तो हम क्या कहेंगे कि रूम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, रूम के रिस्पेक्ट में आप क्या हैं, एट रेस्ट पोजीशन पे हैं। तो हम क्या कहते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं इसके लिए, क्या लेते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। और ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में, तो आप रूम में बैठे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, अपने आसपास का एरिया देखते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, यानी कि रूम के रिस्पेक्ट में आप बैठे हुए हैं तो मतलब आप एट रेस्ट हैं। तो चलिए अब एक दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन, ठीक है। अब ये ट्रेन प्लेटफॉर्म ए पर है, ये प्लेटफॉर्म ए है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म बी है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बी है। अब यहाँ प्लेटफॉर्म ए पे बहुत सारे पैसेंजर्स खड़े भी हुए हैं, यहाँ पर लोग खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ट्री हैं, है ना, और व्हीकल्स वगैरह भी खड़े हुए हैं, ट्री है आसपास, ये सब चीज़ें हैं। अब क्या हुआ, ये जो पैसेंजर है इसके अंदर कंपार्टमेंट है ट्रेन के अंदर, और यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। अब यहाँ भी, इधर भी, इस कंपार्टमेंट में भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं उनसे पूछते हैं कि भाई, चलिए उनसे नहीं, पहले हम, ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर हमने क्या किया, कंपार्टमेंट को बंद कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, इधर देखिए, तो ये 4 लोग बैठे हैं। 5 मिनट बाद ये आदमी एक दूसरे से बात करते हैं कि ये वाले जो दोनों रेस्ट पर हैं कि मोशन पे, तो वो कहेगा भाई रेस्ट पर है, 5 मिनट पहले देखा था तो भी ये यहीं बैठे थे, 10 मिनट बाद देखा तो भी ये यहीं बैठे हैं, 15 मिनट बाद देखा तो भी ये यहीं बैठे हैं। फिर क्या होता है, अब यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए लोगों से पूछा, तो प्लेटफॉर्म से खड़े हुए लोगों ने कहा कि नहीं, ये मोशन में है। क्यों? क्योंकि पहले ये ट्रेन जो थी वो प्लेटफॉर्म ए पे थी और बाद में ये ट्रेन प्लेटफॉर्म बी पे पहुंच गई। जब ये प्लेटफॉर्म बी पे ट्रेन पहुंची
तो लोग भी जो थे अंदर बैठे थे वो भी उसके साथ मोशन में चले गए। तो हमें ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में, तो हम ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर हम ये देखते हैं, ये इस कोच को देखते हैं ट्रेन के रिस्पेक्ट में, तो क्या होता है, ये रेस्ट पर है। लेकिन प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ये क्या है, मोशन में है। तो हमें क्या देखना होता है रेस्ट और मोशन में, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट देखना होता है। हमें ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में कौन का मोशन है, कौन रेस्ट में, हमें विद रिस्पेक्ट टू। अब हम क्या करेंगे, उसको देखने के लिए हम आसपास का एरिया देख लेते हैं। जैसे रूम है, रूम में अगर कोई बैठा हुआ है या लेटा हुआ है तो हम रूम के रेस्पेक्ट में देखेंगे। रूम का, ये रूम है, रूम में आप यहाँ बैठे हैं, तो रूम में यहाँ 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 हम क्या क्या देखेंगे, ऐसे मोशन हो रहा है तो हम क्या देखेंगे, ये रेस्ट पर ही है रूम में, ये एट रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू रूम। हम क्या कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू रूम। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा रेस्ट और ये कहलाता है, और अगर मोशन क्या कहलाता है, आपने देखा विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। ये आदमी, इन आदमियों से अगर पूछा तो उन्होंने बताया विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म कि यह पहले प्लेटफॉर्म ए पर ट्रेन खड़ी हुई थी, अब ट्रेन प्लेटफॉर्म बी पर पहुंच गई है, इसका मतलब ये लोग जो बैठे हुए हैं ये भी जा रहे हैं ट्रेन के साथ। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म ये क्या है, मोशन में है। तो मोशन और रेस्ट की जो डेफिनेशन आपको देनी है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाकर आपको देनी है। ठीक है, तो हर चीज जो पूरी दुनिया है वो पूरी घूम रही है। अर्थ क्योंकि हमारी पूरी मूव कर रही है, सन मूव कर रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, सन पूरी गैलेक्सी के चारों तरफ मूव कर रही है, तो सब चीज क्या है, मोशन में है। लेकिन हमें क्या देखना है, हम इतना दूर नहीं जाएंगे, हम अपने आसपास के एरिया को रेफरेंस पॉइंट बना देखते हैं और उस आसपास के एरिया से हम देखते हैं कि वो रेस्ट पे है या मोशन में है। तो आप लोग बता सकते हैं डेफिनेशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, सराउंडिंग क्या, जो आपके आसपास की चीजें हैं उससे। नेक्स्ट है मोशन। अब मोशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ वो अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, जैसे ही पोजीशन चेंज होगी, अभी हमने मोशन की डेफिनेशन देखी थी, जैसे ही हम पोजीशन को चेंज करते हैं तो टाइम भी डेफिनेटली चेंज होगा, और पोजीशन चेंज ना करें तो भी टाइम चेंज होता जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि रेस्ट और मोशन क्या होता है और रेस्ट और मोशन की कंडीशन को हम कैसे समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज की। तो बच्चों, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हमें मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। मतलब अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मार्केट में जाइए और आपकी मम्मा कहती हैं आप मार्केट जाके 5 kg शुगर लेकर आइए, तो 5 kg, तो वो जो 5 kg है वो क्या है, शुगर का मैग्नीट्यूड है। यानी कि शुगर कितने किलो लेकर आनी है, 5 kg लेके आनी है, तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, आपने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, मम्मी को बोला मार्केट जा रहा हूँ, तो मम्मी ने बोला कितनी देर बाद आओगे, आपने कहा 2 घंटे बाद, तो 2 आवर क्या है, मैग्नीट्यूड किसका, टाइम का। ठीक है, शुगर का मैग्नीट्यूड कितना था, 5 kg, टाइम का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 आवर्स। ठीक है, अब आपने कहा तो ये ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, ठीक है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब आपने कहा कि भाई हमको एक बहुत अच्छे से होटल जाना है, लाइक कंट्रीन। ठीक है, कंट्रीन तो हर जगह ही होता है, अच्छी सिटीज़ में होता है, तो आपने कहा कंट्रीन, तो मैंने कहा 8 किलोमीटर दूर चाहिए, 8 किलोमीटर चले गए, आप लोग इस साइड 8 किलोमीटर चले गए। अब 8 किलोमीटर वहाँ पहुँचे और आ गया क्या, रेलवे स्टेशन। अब आपने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपने तो बोला था कंट्रीन जाना है, हमने तो बोला था कंट्रीन, आपने बोला 8 किलोमीटर, हम तो 8 किलोमीटर चले गए। तो मैंने कहा कि आप किस साइड गए, तो आपने कहा भाई हम तो ईस्ट में गए। ठीक है, तो मैंने कहा आपने तो डायरेक्शन पूछी ही नहीं थी। अब हमें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने बोला 8 किलोमीटर, यानी कि मैग्नीट्यूड तो था 8 किलोमीटर, लेकिन मैंने उसे डायरेक्शन तो बताई ही नहीं, यानी कि हमें 1 इंफॉर्मेशन चाहिए या 2 इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमें 2 इंफॉर्मेशन, कहीं कहीं 1 इंफॉर्मेशन से भी काम हो जाता है और कहीं कहीं 2 इंफॉर्मेशन से भी काम हो जाता है। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी बताती हैं,
ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। यानी कि इसमें हमने बोला 8 किलोमीटर जाना है, अगर वो मुझसे पूछते किस डायरेक्शन में, तो मैं उन्हें बोलती वेस्ट में जाना है, तो वो क्या बताता, वेस्ट क्या है, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या है, 8 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। और जो क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट ओनली देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और ये जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, जैसे मास, टाइम, मास का मतलब मैंने बोला 5 kg वेट, शुगर का मास कितना हो गया 5 kg, टाइम 2 आवर, उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, भाई कितनी देर में आओगे, आपने बोला 2 घंटे में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, इन्फॉर्मेशन इतनी ही चाहिए थी, आपकी मम्मा ने पूछा, आपने इतना ही आंसर दिया, ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तो ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, मास, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है, जैसे कितना दूर जाना है तो 8 किलोमीटर, डिस्टेंस, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये जो भी क्वांटिटी होती हैं ये सब स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और ये जो क्वांटिटी होती हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो टाइम के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ वो क्या बताती हैं, डायरेक्शन को भी उसमें बताना पड़ता है, डायरेक्शन ऑल्सो टुगेदर विद देयर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर देयर फुल रिप्रेजेंटेशन आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एरिया, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा ये चैप्टर बच्चों। तो आप लोग को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। डेफिनेटली अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से बैठ के देखेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, मोमेंटम, ये जितनी भी क्वांटिटी होती हैं वो सब वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें क्या होता है, डायरेक्शंस को भी बताती हैं। तो डायरेक्शन को अगर हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी है, मान लीजिए मैंने बोला ए, है ना, अगर मुझे इस पे डायरेक्शन भी बताना है तो मैं क्या करूंगी, इस पे एक वेक्टर का साइन लगा दूंगी। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जो डायरेक्शन भी बताती हैं और मैग्नीट्यूड भी बताती हैं। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन मैंने ऐसे लिया, एक डायरेक्शन ऐसे लिया, तो देखिए इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसा है, इस डायरेक्शन में, इसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इसमें। इसकी अगर हम लेंथ काउंट करें तो 1 2 3 4, इसकी काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है 4 और इसका कितना है 5। तो देखिए ये क्या बता रहा है, ये वाला जो साइन होता है ये क्या बताता है, डायरेक्शन भी बता दिया इसने, मैग्नीट्यूड भी बता दिया इसने। तो इसने क्या बताया, ये वो क्वांटिटीज है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रही है। इसलिए हम एरो एक ऐसा सिंबल होता है जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बता पाता है, इसीलिए हम इसमें क्या लगाते हैं, ये डायरेक्शन का साइन लगाते हैं। अच्छा, अगर मैंने कोई क्वांटिटी ली, मैंने बोला ये डिस्टेंस बताना है, तो मैं क्या करती हूँ, इस पे ये डायरेक्शन लगा देती हूँ। ठीक है, तो मैं अगर मुझे इसका क्या करना है, इसका मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने हैं, तो मैं इस पे लिख दूंगी एस वेक्टर। ठीक है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन अगर मैं इस पे क्या करूं, इस पे ये मॉड लगा दूं, ये लगा देती हूं, यानी कि मैंने इसके पर काट दिए। ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ओनली मैग्नीट्यूड बताएगा। ये क्वांटिटी क्या बताएगी, ओनली मैग्नीट्यूड बताएगी। और मैंने ये बताया एस, और मैंने कहा 8 किलोमीटर, तो वो क्या होगा, ऐसे गोल गोल घूम के आ जाएगा 8 किलोमीटर, यानी कि उसमें कोई वेक्टर नहीं लगा, वो अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह गोल गोल घूम के आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ये इसका क्या मतलब है, इसमें ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रही है। क्या बता रही है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता रही है। ये सिर्फ जो बताएगा वो मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी होती है ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके बारे में आपको पता होना ही
चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ डायरेक्शन बताती हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, ये सब जो क्वांटिटी होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो टाइम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो क्वांटिटी होती हैं ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, ये सब क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल आपका गलत नहीं होने वाला है। तो पूरा चैप्टर आपको देखना है अच्छा।